Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 25 सितंबर 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। इस चैनल का नाम दीपक यादव एजुकेशन प्लस है। आपको पता होगा ये हमारा बैकअप चैनल है, यानी एक जो हमारा रेगुलर चैनल है दीपक यादव एजुकेशन नाम का, उस पर द हिंदू के वीडियोस अपलोड होते हैं डेली बेसिस पे। और ये वाला जो सेकंड चैनल है हमारा, यहाँ पर आपको ये वाले जो हमारा सारे के सारे सोर्सेज को इंक्लूड करके हम शॉर्ट फॉर्म में आर्टिकल्स को क्रिएट करते हैं, ये वाला वीडियो आपको डेली मिल जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिंट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट को अगर आप मिस करोगे तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनने के बाद में लास्ट में उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को यानी उन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना, और जो भी आपका स्कोर बनता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना है, वहाँ पर जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट से सेशन को। जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनना, जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन लगा के सुनना है, तभी लास्ट में उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर क्वेश्चंस में मिस्टेक होगी तो आप सोचोगे यार मैं अगर थोड़ा अच्छे से सुन लेता तो क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट हो जाते। समझ गए? तो सबसे पहला जो आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये जो आपको लाल कलर की जो मछली दिख रही है इसी की हम बात कर रहे हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरीगोट्रिलिगा इंटरमेडिका। तो आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये जो टेरीगोट्रिलिगा इंटरमेडिका है ये न्यूज़ में था, ये क्या है? क्या ये फिश की स्पीशी है या कुछ और करके कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, पहली चीज़ तो यहाँ पर एक फ़िश की नई प्रजाति है। तो ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, ये न्यूज़ क्या है? खबर ये निकल कर आई है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर इस नई प्रजाति को डिस्कवर किया है। ये जो नई प्रजाति है, ये मैंने रेड कलर बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है ये ऑरेंज कलर की है, वाइब्रेंट ऑरेंज कलर की आपको ये मछली देखने को मिल जाती है। कहाँ पे डिस्कवर की गई है? वेस्ट बंगाल में डिस्कवर की गई है। इसका जो कॉमन नेम है वो मैंने आपको बताया, गर्नार्ड और सी रॉबिन्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये एक फैमिली जिसका नाम है ट्रिग्लेडे फैमिली, उससे ये बिलोंग करती है। साइंटिफिक नेम ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसके कुछ और नाम भी हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टेरीगोट्रिलिगा जीनस है, इस पूरे के पूरे फैमिली की ये चौथी प्रजाति है जो इंडिया में देखने को मिली है। ठीक है, और दुनिया भर में इस फैमिली के अंदर जो मछलियों की प्रजातियां हैं वो लगभग 178 के आसपास हैं। तो इसकी प्रजातियां ढेर सारी हैं। उसमें से एक नई प्रजाति की डिस्कवरी, ये खोज की गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समझ गए? बाकी ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी प्रजाति से अलग इसलिए क्योंकि इसका जो मुंह है, इसका जो स्नाउट है, ये थोड़ा सा लंबा है, एक चोंच की तरह आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक अलग से पहचान आप कह सकते हो। ठीक है, तो बस इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं ये सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए ज़रूर ये ध्यान रखना कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने मिलकर ही इस मछली की खोज की है। तो ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस बॉडी को बनाया गया था 1916 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली जूलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज़ को कंडक्ट करने का काम करती है। यानी कि अगर हम बात करें तो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करने का काम करती है। तो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करने वाली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और बाकी पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च करने वाली बॉडी कौन सी है? वो है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता होगा। और बाकी जो हमारे स्मारक वगैरह हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने वाली बॉडी कौन सी है? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपीएससी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर सवाल पूछा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, तो आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो। एएसआई को लेकर सवाल पूछा गया तो बीएसआई और जेडएसआई को लेकर भी पूछा जा सकता है। और आज के समय पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है, इसको एस्टेब्लिश किया गया कब, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं नोडल मिनिस्ट्री की, यानी कौन से मंत्रालय के अंडर में ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। तो वो जो मंत्रालय वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात आती है अब ऑब्जेक्टिव्स की। इस बॉडी को क्यों बनाया गया है? इस बॉडी का मेन काम है कि जो एनिमल्स के अंदर में डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के जो जानवर पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी और रिसर्च करना, उनको मॉनिटर करना, उनका सारा का सारा एक डेटा तैयार करना। तो ये यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। सिंपल। ये था यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल, और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो मैंने आपको 2-3 तरीके भी बता दिए। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लिए होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय पर ये विज्ञान पुरस्कार बहुत चर्चा में है, क्योंकि नए अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है। यहाँ पर ये नए अवार्ड्स, नए प्रकार के अवार्ड्स जो है दिए जाएंगे अब से साइंस की कैटेगरी में। तो बहुत आर्टिकल आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उन माइन्यूट डिटेल्स को मैं छोड़ नहीं सकता, इस वजह से वापस से पढ़ेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन कुछ और डिटेल्स जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं वो भी आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। सिंपल। आगे आते हैं। हुआ क्या, हाल ही में हमारी भारत सरकार ने एक नया प्रकार का नेशनल अवार्ड निकाल दिया है। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, उसी प्रकार का एक नया अवार्ड अब से दिया जाएगा। ये जो अवार्ड है इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान यानी साइंस की बात करें, सिंपल सी बात है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो ये फील्ड है, इस पूरी फील्ड में जो भी व्यक्ति अपना सबसे बड़ा योगदान देगा उसको यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर। तो इस इस अवार्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि भाई यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो सबसे बड़ा जिसने योगदान दिया है हमारी साइंस की कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। अब साइंस की कैटेगरी में योगदान वाला कोई साइंटिस्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, इनोवेटर हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर पूरी टीम हो सकती है जो मिलकर काम कर रही हो। तो इन सभी के लिए यहाँ पर इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम के अवार्ड को लेकर आया गया। ठीक है। और इससे क्या होगा, साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति जो यूथ है, हमारे नौजवान लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चले जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो अवार्ड है ये किस किस को दिया जा सकता है? हमारे साइंटिस्ट हो गए, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, इनोवेटर्स हो गए, जो कि सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन भी हो गया जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर रहा है लेकिन उसका योगदान बहुत बड़ा है, सबको दिखाई दे रहा है, तो उसको भी यहाँ पे अवार्ड दिया जा सकता है। या इनके अलावा यहाँ पे कोई और पर्सन या पूरी टीम भी हो सकती है, उनको भी यहाँ पर अवार्ड दिया जा सकता है। समझ गए? तो एलिजिबिलिटी सभी लोगों के लिए है। और उसके बाद जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको हम लोग पीआईओ के नाम से जानते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं दोस्तों? जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन भारत की कम्युनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा है, उनका भी योगदान हमारे सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में स्पेशली बहुत ज़्यादा देखने को मिला, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं इस अवार्ड के लिए। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, क्या इसमें केवल एक पुरस्कार दिया जाएगा? नहीं, इस पुरस्कार की 4 कैटेगरीज हैं। जैसे इनमें से 4 अलग अलग अवार्ड्स बांट दिए गए हैं। पहला अवार्ड जो इसमें दिया जाएगा वो है विज्ञान रत्न, जैसे भारत रत्न वगैरह है ना, वैसे हम लोग बात करें पद्मश्री अवार्ड, वैसे यहाँ पर इसको बना दिया गया है। तो सबसे पहला आएगा विज्ञान रत्न अवार्ड। तो विज्ञान रत्न अवार्ड बेसिकली एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए होगा। एक ऐसा पर्सन जिन्होंने साइंस एंड टेक की फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड आएगा वो है विज्ञान श्री। ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा ताकि एक पर्सन का जो, ये ऑब्वियस सी बात है अगेन वही है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अलग क्या था बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में, उनको ये विज्ञान श्री दिया जाएगा। फिर आती है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर की। तो यहाँ पर ये वाला जो अवार्ड है ये यहाँ पर रिकग्नाइज़ किया जाएगा, प्लस यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं उनको और ज़्यादा इंकरेज करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये केवल 45 साल तक के साइंटिस्ट्स को दिया जाएगा। उसके बाद एक आता है विज्ञान टीम वाला, ये चौथा अवार्ड है। विज्ञान टीम अवार्ड क्या होगा? ये पूरे टीम को दिया जाएगा। उस टीम में 3 से ज़्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका भी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इन्होंने दिया है साइंस एंड टेक की फील्ड में, तो उनको विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाएगा। तो ये 4 अवार्ड्स आपको क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन ये है, ये अवार्ड्स कौन से सेक्टर में दिए जाएंगे? साइंस कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, इनोवेशन में बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो किन किन डोमेन्स में ये अवार्ड दिए जाने वाले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 13 डोमेन होने वाले हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस,
उसके बाद स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी सारी और कैटेगरीज। इन सब कैटेगरीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इन सब फील्ड में अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है बाकी सबसे मिलकर, तो कहीं ना कहीं उनको यह अवार्ड दिया जा सकता है। अब बात आती है सिलेक्शन के प्रोसीजर की, यानी हम चुनेंगे कैसे, किन को ये अवार्ड दिया जाना है, उनका डिसीजन कैसे लिया जाएगा, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो उस सिलेक्शन को करने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अवार्ड का भाई किसको अवार्ड मिलेगा, उनका सिलेक्शन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। एक कमेटी का गठन होगा, उस कमेटी का नाम होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी, और इस कमेटी को हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हेड करेंगे। और इन एडवाइज़र के अलावा जो हमारे साइंस डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज़ हैं, मेंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग अकेडमीज़ हैं, कुछ और अलग साइंटिस्ट हो गए जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत कुछ उखाड़ चुके हैं, तो इन सब लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई किन को सेलेक्ट करना है इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए। और सपोज़ यहाँ पे मान लो लिस्ट तैयार कर ली गई, भाई ये लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाना है, तो ये अवार्ड देंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों जो नॉमिनेशंस होंगे इन अवार्ड के, वो हर साल यहाँ पर आएंगे। 14 जनवरी को यहाँ पर नॉमिनेशंस किए जाएंगे, ठीक है। हर साल 14 जनवरी को नॉमिनेशंस होंगे, और बाकी इन अवार्ड का जो सारा अनाउंसमेंट है वो लगभग 11 मई को कर दिया जाएगा। 11 मई को हर साल, जिस दिन हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे का सेलिब्रेशन भी करते हैं। समझ गए। आगे आते हैं। अब ये जो अवार्ड सेरेमनी जो होती है दोस्तों, ये पूरी सेरेमनी यानी किस दिन अवार्ड दिया जाएगा लोगों को, तो अवार्ड देने वाली सेरेमनी 23 अगस्त को होगी, नेशनल स्पेस डे के दिन। 23 अगस्त आपको पता होगा, इस दिन हमारा चंद्रयान 3 भी लैंड किया है चांद के ऊपर। इस अवार्ड में होगा क्या, तो एक सनद होगा और एक मेडल यहाँ पर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई हमारी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को लेकर। अब बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए थे। अब क्या होगा कि आपने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है, और इसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकोगे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। कल के वीडियो में लाइक्स हमारे कम रह गए, याद रखना। आज आपको 2000 क्रॉस करवाना है, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है। जो मेरे से रेगुलर चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको भी इसको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि रेगुलर वाले चैनल्स पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक स्कीम की बात की जा रही है जिसका नाम है पीटीपी NER 2.0 स्कीम। पीटीपी का मतलब है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन 2.0 स्कीम। तो क्या है ये पर्टिकुलर स्कीम, आप समझते हैं। खबर क्या निकल कर आती है, न्यूज़ यहाँ पर यह है, ट्राइफेड नाम की बॉडी का नाम आपने दोस्तों सुना होगा। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो ट्राइफेड है स्पेशली हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम करती है। जो आदिवासी कम्युनिटी है ना, उनको एक अच्छा मार्केट दिला सकें। उनका जो ये सामान है, वो लोग काफ़ी सारे सामान को बनाते हैं, काफ़ी कलाकार होते हैं, तो उनको एक अच्छा मार्केट दिलवाना, वहाँ से उनकी कमाई करवाना, तो सारा मेन काम यहाँ पे ट्राइफेड का होता है। तो ये जो ट्राइफेड है प्लस यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के अंडर में इन सब ने मिलकर ये जो पीटीपी NER 2.0 स्कीम है इसको लॉन्च कर दिया है। स्कीम की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्कीम 21 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2023 तक काम करने वाली है। इस स्कीम के अलग अलग फेसेस हम लोग लागू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों में डिफरेंस होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोस्तों वो होती है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर स्कीम को लागू कर रही हो, दोनों मिलकर उस स्कीम में खर्चा कर रही हो। सेंट्रली सेक्टर जब स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल केंद्र सरकार के ऊपर सारा बोझ होता है, केंद्र सरकार सारा खर्चा कर रही होती है। तो ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना। इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है। इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, तो इसका जो मेन विजन है वो यह है कि जो भी हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, जो भी हमारे आदिवासी कलाकार हैं, जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर मार्केट दिलवाना जहाँ पे वो अपने सामान को बेच सकें जो भी वो बना रहे हैं। और ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के अंदर, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इस स्कीम को दोस्तों 2 अलग अलग फेसेस में लागू किया जाएगा। जो पहला फेस होगा इसमें 8 राज्य में इसको लागू करेंगे और उन 8 राज्यों के 38 यानी 38 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। बाकी सेकंड फेज के अंदर में 29 डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस स्कीम को लागू करेगा कौन, इसके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स कौन होंगे, लागू करने के लिए कौन लोग, कौन कौन सी बॉडी होंगी। तो पहली होगी NEHHDC, इसके फुल फॉर्म में नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दूसरा होगा इंडियन पोस्ट, ध्यान रखना इंडिया पोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट आता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में।
तो ये भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये अलग अलग बॉडीज़ हैं, प्लस हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट्स हो गई, एजेंसीज हो गई, ये सब मिलकर क्या करेंगे, इस स्कीम को लागू करेंगे इन 2 फेजेस के अंदर में। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में एशिया पैसिफिक फोरम के बारे में बात की जा रही है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जीएस पेपर नंबर 2, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो खबर यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग का अनाउंसमेंट किया है। इसका एक आप कह सकते हो उसका उद्घाटन कर लिया है। तो ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है, ये एक बाइनल कॉन्फ्रेंस है। ये किस चीज़ की मीटिंग है? ये एशिया पैसिफिक फोरम की मीटिंग है। और ये जो मीटिंग है स्पेशली ह्यूमन राइट्स को लेकर बात की जा रही है, मानव के अधिकार को लेकर बात की जा रही है। तो ये जो मीटिंग है इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। और इसी वजह से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एशिया पैसिफिक फोरम के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एशिया पैसिफिक फोरम है क्या। ये जो बॉडी है इसको फाउंड किया गया था 1996 में, 1996 में इस बॉडी को बनाया गया है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन काम यह है कि मानव अधिकार को लेकर जितने भी अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन जिनको हम बोलते हैं, तो हमारे एशिया पैसिफिक के अंदर, एशिया पैसिफिक कौन सा रीजन होता है दोस्तों? ये रीजन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर इंडिया है, ये पूरा एशिया है ना। इस एशिया के साथ साथ आप देख पाओगे ये पैसिफिक रीजन है। भाई ये एशिया हो गया, ये पैसिफिक कंट्रीज़ हो गई, तो ये पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक कहलाएगा। तो इन सब कंट्रीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाता है ये एशिया पैसिफिक पूरा का पूरा ग्रुप। तो बोला जा रहा है कि इन सभी देशों के आसपास कोने कोने से जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं मानव अधिकार की बात करती हैं, उन सबको साथ में लेकर आने का काम करता है ये एशिया पैसिफिक फोरम। प्लस यहाँ पे जो ये ह्यूमन राइट्स को लेकर कहीं कहीं पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, है ना, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उनसे कैसे लड़ा जा सकता है, वो सब डिस्कशन होता है। उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, इस वाले फोरम के अंदर में टोटल 17 कंट्रीज़ होती हैं, 17 फुल मेंबर्स होते हैं और 8 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। तो इंडिया मेंबर इसका है या नहीं है, और इसको नोट डाउन कर लेना। भारत यहाँ पर इसका फुल टाइम मेंबर है और 1996 से 1996 से हम इसका एक सदस्य बने हुए हैं। यानी जब से ये बॉडी बनी है 1996 में, तब से ही हम यहाँ पर एशिया पैसिफिक फोरम के मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी कंट्री को एक फुल मेंबर को, मतलब किसी भी कंट्री को एक फुल मेंबर के तौर पर इसमें बनाने के लिए, एडमिट करने के लिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो रूल्स हैं उन सबको यहाँ पे फॉलो करना होता है। बाकी जैसे मैंने बोला, एशिया पैसिफिक फोरम का जो एक सबसे मेन गोल है, इनका जो सबसे मेन जो टारगेट है या सबसे मेन जो विजन है या ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि इंडिपेंडेंट नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संस्थाएं बनाना जो कि मानव अधिकार की सुरक्षा कर सके, मानव को उनका अधिकार दिला सके। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, तो मतलब आपने इसको लेकर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करना है। ठीक है, बात की जा रही है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, क्या है मैटर समझते हैं। तो भारत का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो हमारी पूरी की पूरी जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको देखने का काम करता है ये कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है भारत का, इसको हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से एक मान्यता मिल चुकी है, और ये मान्यता आने वाले 10 साल तक रहने वाली है। उस 10 साल बाद हट जाएगी, बट आने वाले 10 साल तक ये मान्यता इसको प्राप्त हो चुकी है। तो ये वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन क्या है, इसके बारे में जानना है, जिसने ये मान्यता दी है 10 साल की। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की जो मान्यता हमको मिली है ना, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया के लेवल पर काम करने वाले एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसका मेन काम है जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उनका एजुकेशन और उनका ट्रेनिंग को लेकर काम करना। तो ये जो वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका मेन मिशन क्या है, दुनिया भर के लिए एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा सकें। और वो हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, जब हम अपने मेडिकल डॉक्टर्स को एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा ट्रेनिंग दे सकें। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो फेडरेशन, इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, मेडिकल एजुकेशन जो है दुनिया भर में, इसकी क्वालिटी को पूरी तरह से बढ़ा देना। प्लस जो हमारे हाईएस्ट साइंटिफिक और एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी मेडिकल एजुकेशन के अंदर में जो हमारे अलग अलग नियम हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे और ज़्यादा प्रमोट करना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर आप कह सकते हो हम लोग जो मेन नियम है अपने मेडिकल एजुकेशन के अंदर में, उसको यहाँ पर बनाकर चलेंगे। तो ये जो वर्ल्ड फेडरेशन है मेडिकल एजुकेशन को लेकर, इसको बनाया गया था 1972 में। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है। फ्रांस में स्पेशली एक जगह है फर्ने वोल्टेयर, वहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में
पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर कुछ इसके एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं, यानी कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को यह मान्यता देने का भी काम करती है, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एजुकेशन और ट्रेनिंग को लेकर बहुत अच्छे हैं। तो अभी भारत को, यानी भारत का जो नेशनल मेडिकल एजुकेशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन है भारत का, इसको यहाँ पर अभी एक मान्यता दी गई है इस वर्ल्ड फेडरेशन की साइड से, और ये 10 साल तक हमारे पास में ये मान्यता रहने वाली है। तो ये मान्यता जो हमको मिली है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व यहाँ पे हम बात करते हैं। इससे ये होगा कि भारत के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स, जिन्होंने मेडिकल में अपनी पढ़ाई कर रखी है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है, वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, आगे की जो पढ़ाई है, वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर ये वर्ल्ड फेडरेशन का जो एक रिकग्निशन चाहिए होता है ना, वर्ल्ड फेडरेशन की रिकग्निशन की बहुत ज़्यादा मैंडेटरी आवश्यकता होती है। भाई आपको पहले ये चाहिए, उसके बाद आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अपना आगे का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो जिन जिन कंट्रीज़ में ये रिकग्निशन चाहिए होता है, अब भारत को रिकग्निशन मिल चुका है, तो यहाँ से मेडिकल ग्रेजुएट्स क्या कर सकते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसी मान्यता हमको ये मिल चुकी है, तो हमारे सारे के सारे, यानी कि सारे के सारे 706 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस, यानी इंडिया में जो 706 अभी आज के समय पर मेडिकल कॉलेज हैं, इन सबको ये मान्यता मिल जाएगी वर्ल्ड फेडरेशन की। और आने वाले 10 साल में सपोज कोई और नए मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं, तो उन सबको भी मान्यता मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली उनको भी ये स्टेटस मिल जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। इससे ओवरऑल भारत की जो मेडिकल एजुकेशन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। समझ गए? अब आते हैं फाइनली ये जानने कि आखिरकार नेशनल मेडिकल कमीशन एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन को ही तो यहाँ पर अप्रूवल दिया जा रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन को ही तो यहाँ पर पहचान दी जा रही है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। वो कानून का नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। तो दोस्तों, ये जो नेशनल मेडिकल एजुकेशन है, इसने क्या किया है, हमारा पहले वाला यानी कि पुराना वाला जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करने के बाद में नेशनल मेडिकल कमीशन को बनाया गया। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इस कमीशन का मेन काम है, जैसे मैंने बोला, इंडिया की मेडिकल एजुकेशन को, जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, प्लस मेडिकल क्वालिफिकेशंस, अप्रूवल देना अलग अलग मेडिकल स्कूल्स को, है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को या रजिस्टर करना, ये सारा काम हमारा इसी कमीशन का होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है, ध्यान रख सकते हो। ये जो पूरा का पूरा नेशनल मेडिकल एजुकेशन है, कमीशन है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके अंदर टोटल 33 मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में। और इस कमीशन मतलब 33 मेंबर के साथ साथ चेयरमैन भी होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इनको एडवाइस करने के लिए एक अलग से मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी हमारे पास में है। ये जो आप मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है, इस बॉडी का मेन काम यह है कि मेडिकल एजुकेशन को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी करना, कुछ यहाँ पर मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस या क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना। क्लियर हो गया? चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में इंडियन स्कीमर के बारे में बात की जा रही है। इंडियन स्कीमर बेसिकली एक बर्ड है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ब्लैक एंड वाइट, और चोंच इसकी ऑरेंज कलर की लंबी सी नज़र आती है। तो ये जो इंडियन स्कीमर है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। आज के समय पर इसकी जो संख्या है बहुत कम है भारत में, और लगातार कम होती चली जा रही है, तो उसको हमने सुरक्षित वाली कैटेगरी में रख रखा है। तो ये जो एंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर है, इसको हाल ही में कहाँ पे देखा गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इंडियन स्कीमर एक ऐसी बर्ड है जो कि स्कीमर्स की फैमिली को बिलोंग करती है। इसका साइंटिफिक नेम है रिंकोप्स एल्बिकॉलस। और इसका जो ये नाम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ना, स्कीमर, इसके नाम से ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पानी होता है, जो पानी का सरफेस होता है, उसके ऊपर भी ये उड़ सकती है, उसके ऊपर भी यहाँ पे आराम से घूम सकती है। समझ गए? इससे कुछ और नाम भी है, जैसे इंडियन सिजर बिल के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं, ध्यान रखना। बाकी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो स्पेशली इंडिया में नॉर्थ इंडियन रिवर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में नॉर्थ इंडियन रिवर्स हो गई, बाकी भारत के अलावा भी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, बहुत सारे देशों में ये वाली बर्ड्स पाई जाती है। इसकी जो कुछ पॉपुलेशन इंडिया में प्रेजेंट है, यानी कि 20% प्रजाति इसकी जो देखने को मिलती है, वो केवल और केवल चंबल नदी के आसपास ये लोग रहते हैं। अब इस पूरे बर्ड के फीचर्स क्या है, इसकी जो मतलब बोला जा रहा है, इसकी चोंच लंबी सी है, येलो टेप है, ऑरेंज कलर है, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपने ध्यान नहीं रखना है। इस चिड़िया की जो डाइट है, मेन खाने का क्या काम करती है? छोटी छोटी मछलियों को खाने का काम करती है, पानी में पाए जाने वाले कीड़े मकड़ों का खाने का काम करती है, क्योंकि पानी के ऊपर उड़ती है ये।
कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाल रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले, बहुत ज़्यादा खतरे में प्रजाति देखने को मिलती है। अब बात आती है दुधवा टाइगर रिजर्व की, क्योंकि दुधवा टाइगर रिजर्व में तो ये देखने को मिली है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व का केवल और केवल लोकेशन ध्यान रखना है दोस्तों। क्या है लोकेशन? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, और इसको कह सकते हो हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल भी है ये। तो थंबनेल वाला आर्टिकल में दोस्तों धनुष आर्टिलरी गन्स के बारे में बात की जा रही है। जो स्क्रीन पर आप ये तोप देख रहे हो, तोप की शेप में जो गन्स आपको दिख रही हैं, इन्हीं गन्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो खबर ये निकल कर आ रही है कि जो भारत की आर्मी है, इंडियन आर्मी जो है, ये लगभग 114 अलग अलग धनुष आर्टिलरी गन्स को लेने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं 2026 तक। तो 2026 तक हमारे पास में इस प्रकार से 114 जो गन है वो आ जाएगी, जिससे हमारी भारत के फोर्सेस की जो ताकत है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। क्योंकि दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ये जो गन्स है इसको हमने खुद से बनाया है, तो इंडिजीनियसली बनाई गई हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग दूसरी गन यूज़ करते थे, क्योंकि ये वाली जो गन आप फोटो में देख पा रहे हो ना, इस गन का नाम है बोफोर्स FH-77 गन। तो पहले हम इसका यूज़ कर रहे थे, अब क्या हुआ, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसकी जगह अपने धनुष आर्टिलरी गन का यूज़ करेंगे। तो धनुष आर्टिलरी गन पहली लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है जिसको भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है, पहली ऐसी लंबी गन जिसको भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इसको कौन डिज़ाइन कर चुका है? इसको बनाया जा रहा है और इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के थ्रू। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो ये भारत का खुद का यहाँ पर धनुष सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसमें कई सारी कैपेबिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं। लगभग 155 mm अमो सिस्टम, 45 mm का कैलिबर देखने को मिल जाएगा। लंबी सी यहाँ पर इसकी नाला आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसका जो बर्स्ट रेट है वो लगभग 3 राउंड्स, यानी कि 15 सेकेंड में 3 राउंड यहाँ पर इस गन को हम चला सकते हैं, ठीक है। और ये जो गन है, क्योंकि आप देख पा रहे हो बड़ा सा ट्रक है, तो रोड पर कितनी तेज़ दौड़ सकता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर इस गन को दौड़ाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है कहीं पर भी, ठीक है। इसकी जो रेंज है लगभग वो 38 किलोमीटर के आसपास है, 38 किलोमीटर, और स्पेशल बॉम्ब लगाकर हम इसको 38 किलोमीटर तक की रेंज तक यहाँ पर ले जा सकते हैं। मतलब इस गन की जो रेंज आपको देखने को मिलेगी वो 38 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। अभी क्या है, जैसे मैंने बोला, पहले इसका जो राउंड था वो 15 सेकेंड में 3 राउंड छोड़ सकते थे। अभी धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते करते हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा और कम समय लेकर ज़्यादा राउंड्स को छोड़ सकें। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से तैयार किया गया है, ये नाइट में भी अच्छा काम कर सकता है, दिन और रात हो, कैसा भी सिनेरियो हो, उसमें बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये फायरिंग सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बात और बोली जा रही है, इसमें सेल्फ प्रोपल्शन यूनिट भी आपको देखने को मिलेगा, जिस यूनिट का हम यूज़ कर सकते हैं पहाड़ों में, क्योंकि देखो पहाड़ों में चढ़ना इतना आसान नहीं होता है, वो थोड़े डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं। तो वहाँ पर भी आराम से निगोशिएट करके अपने प्रॉपर टारगेट को ये जो गन है वो हिट कर सकती है, क्योंकि इसकी जो ऊपर कैलिबर आपको देखने को मिल रही है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ठीक है। ये हम लोगों को देखने को मिलता है धनुष आर्टिलरी गन के बारे में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जिसके बारे में ध्यान में रख सकते हो। इससे यहाँ पर इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस की पावर है वो और ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जैसा हम लोगों ने थंबनेल में मेंशन कर रखा है। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर को सुन लिया है। अब मैं आपको लास्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस दूंगा। पहले मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, उनके आंसर्स आपको नीचे लाइव चैट में देने हैं। फिर धीरे धीरे करके मैं आपसे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन को लेकर दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन है ये ऑफिशियली रिप्रेजेंट करता है मेडिकल टीचर्स को, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को बिफोर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने मेडिकल टीचर्स और मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पहला स्टेटमेंट सही है, शायद मैंने पॉइंट छोड़ दिया या स्किप हो गया है, बट सही है पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो होता है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसको अभी यहाँ पर ये वर्ल्ड फेडरेशन रिकॉग्निशन स्टेटस दिया गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नव आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंडियन स्कीमर के बारे में पूछा गया है। इंडियन स्कीमर को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो इंडियन स्कीमर नाम की बर्ड है ये केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, केवल वेस्टर्न घाट्स में, उसके अलावा कहीं नहीं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडियन स्कीमर है इसका जो IUCN रेड लिस्ट का स्टेटस है वो एंडेंजर्ड स्पीशी का कैटेगरी में रखा गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है धनुष आर्टिलरी गन्स को लेकर। दो स्टेटमेंट दिए गए, अगेन बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये पहली लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है जिसको भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इसका जो डिमॉन्स्ट्रेटेड रेंज है, यानी इस बंदूक की जो रेंज है वो लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा की आपको देखने को मिल जाती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एशिया पैसिफिक फोरम को लेकर। तो एशिया पैसिफिक फोरम को लेकर दो स्टेटमेंट हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये बोलता है कि ये जो एशिया पैसिफिक फोरम है, ये जो मंच है, ये क्या करता है, हमारे नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को, एशिया पैसिफिक रीजन वाले जो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं मानवाधिकार के, इनको साथ में लाने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो भारत है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी पीटीपी NER 2.0 स्कीम के बारे में पूछा गया है। इसको लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट, जो इंडिया पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर में आता है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बॉडी है जो कि इस स्कीम को लागू करने का काम करेगी। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। तो आपका क्या स्कोर आया है वो अभी थोड़ी देर में आपको बताना है। पहले मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बता देता हूँ। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था पीटीपी NER 2.0 स्कीम को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास में। दूसरी चीज़, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एशिया पैसिफिक फोरम को लेकर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि दोस्तों भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। स्पेशली जब एशिया पैसिफिक फोरम बना था 1996 में, तभी इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका था। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया धनुष आर्टिलरी गन्स को लेकर। दो स्टेटमेंट है, बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर इन आर्टिलरी गन को लेकर सही हैं। फिर आपसे पूछा गया इंडियन स्कीमर के बारे में। तो इंडियन स्कीमर को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये चिड़िया है ये केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ऐसा है क्या? नहीं, वेस्टर्न घाट्स में केवल नहीं पाई जाती भाई। वेस्टर्न घाट्स के अलावा भारत में आप देखोगे, भारत के अलावा कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, कैम्बोडिया, लाओस, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ में भी हमको ये चिड़िया देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है नेक्स्ट आर्टिकल में कि भाई यहाँ पर जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन इसको लेकर दो स्टेटमेंट बताओ दोनों में से कौन सा सही है। तो अगेन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। पहला तो मैं आपको बता चुका था, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आज के इस लेक्चर से जानने को मिला होगा। तो क्या स्कोर आया है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। स्कोर कम है तो उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कल फिर से आपसे मिलेंगे और कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन सही करते हुए चलोगे। इससे एक हाई कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज़, हमारे एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस हो जाती है। एग्जाम के लिए आप पहले से तैयारी कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो एग्जाम में जब बैठोगे क्वेश्चंस करने के लिए तो आपको सीधा सीधा एक हेल्प मिलेगी कि यार ये तो मैं रोज़ ही प्रैक्टिस करता हूँ, आज भी ऐसे ही करके जाऊँगा। समझ गए? चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।